सारा अली सैयद एडवोकेट आप सेंटर इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साउथ पंजाब रीजन हैं। मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आप क्या कहना चाहती हैं? मखसूस नशिस्तों के केस के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये केस असल में पीटीआई का था ही नहीं। ये उस वोटर का केस था जो बुरे हालात के बावजूद सिर्फ तब्दीली के नज़रिए पर यकीन रखते हुए अपने घरों से निकले, वोट डाला। पाकिस्तान की तारीख के बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जहां बज़ाहिर जमहूरियत के लिए लड़े जाने वाले मुकदमे हारे गए। मौलवी तमीज़ुद्दीन का मुकदमा हमारे सामने है। 1954-55 की बात है कि जब असम्बली को 1954 में गैर कानूनी तौर पर तहलील कर दिया गया था और जब आइन बनने को था 2 दिन बाद असम्बली का सेशन था और जिसमें आइन पाकिस्तान को मंजूर किया जाना था, मगर 2 दिन पहले ही गवर्नर जनरल ने असम्बली को तहलील कर दिया। और सिंध हाई कोर्ट में जब मामला अदालतों में गया तो सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस आर्चिसन थे जो अंग्रेज़ के ज़माने के जज थे। उन्होंने इंसाफ किया और उन्होंने कहा कि असम्बली की तहलील गलत थी। मगर बाद में जब ये सुप्रीम कोर्ट में, फेडरल कोर्ट में ये मुकदमा जाता है तो उन्होंने इस के फैसले को बिल्कुल बदल के रख दिया और उस दिन को पाकिस्तान में जमहूरियत का स्याह दिन कहा जाता है। वो फैसला बज़ाहिर मौलवी तमीज़ुद्दीन के ख़िलाफ़ हुआ था और मौलवी तमीज़ुद्दीन ये केस हार गए थे, मगर आज जीतने वाले जो लोग हैं उनको तारीख़ ने याद नहीं रखा। याद रखा तो मौलवी तमीज़ुद्दीन को, जो कि इस फैसले का एक अमर किरदार है जिसने जमहूरियत के लिए फ़ाइट की थी। मुख्तसरन इस केस के बारे में बताती चलूँ कि ये केस जो था मखसूस नशिस्तों का, ये था क्या। 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन सारी दुनिया जानती है कि कैसे लड़ा गया। पूरे निज़ाम की कोशिश थी कि पीटीआई को इलेक्शन का हिस्सा ना बनने दिया जाए और अगर हिस्सा लेती है तो उसके वोटर को डराया जाए, सपोर्टर को डराया जाए। और यही किया गया कि उसके हमारे प्रपोजर सेकेंडर्स को उठा लिया गया, हमारे कागजात नामजदगी हमसे छीन लिए गए। इलेक्शन में हमें कोई जलसा जुलूस नहीं करने दिया गया, लेकिन हर तरह की मुश्किलों के बावजूद हमने अक्सरियती वोट लिया। और उसके बाद फॉर्म 45 और 47 का खेल खेला गया और फॉर्म 47 के जो जाली उम्मीदवार थे उनको असम्बली का हिस्सा बना दिया गया। हमने अपनी इलेक्शन पिटीशंस फाइल की हैं, मगर उनको बहुत ही मामूली और बहुत ही गलत सी बातों को बुनियाद बनाकर डिसमिस कर दिया जाता है कि फॉर एग्जांपल ये कि आपका तो ये ओथ कमिश्नर का साइन ही जो है वो मध्यम है, या फिर उनको बिला वजह में लटकाया जा रहा है जो डिसमिस नहीं की। तो बहरहाल उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 8 फरवरी से पहले ईसीपी ने कहा कि चूंकि पीटीआई ने अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया, जो कि हमने करवाया था, मगर उन्होंने उसको माना नहीं, तो आपको ना सिंबल मिलेगा और ना ही आपको एज अ पार्टी तस्लीम किया जाएगा। उसके बावजूद पीटीआई बतौर जमात रही, मगर कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त फिर से पीटीआई के उम्मीदवारों को कहा गया कि आप अपनी पीटीआई के साथ एफिलिएशन को ख़त्म करें। जब मखसूस नशिस्तों की बारी आई तो एक बार फिर यही कहा कि हम पीटीआई से लिस्टें नहीं लेंगे। हमने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया क्योंकि 2018 के इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी की मिसाल हमारे सामने थी और उनको इस बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें दे दी गई थी, मगर उसके बावजूद हमें सीटें नहीं दी गई और हमें फिर अदालतों का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। उसके बाद 12 जुलाई 2024 को हमारा एक फ़ैसला आता है जो कि 8 जज साहिबान थे और उन्होंने पाकिस्तान की जमहूरी हकीकत का इदराक किया और उन्होंने कहा कि पीटीआई को एक मंसूबे के तहत 8 फरवरी के इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई है। उन 8 जजेस ने कहा कि हम इस हकीकत का इदराक करते हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों को एक ख़ास मंसूबे के तहत, जिसमें इलेक्शन कमीशन भी शामिल है, पीटीआई के उम्मीदवारों को इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की गई है। सुनिए कि कल का फैसला क्या कहता है। कल का फैसला ये कहता है कि ये 80 उम्मीदवार जो थे, इन्होंने नामालूम वजूहात की बुनियाद पर पीटीआई से अपनी एफिलिएशन जाहिर नहीं की, इसलिए ये आज़ाद उम्मीदवार हैं और इनका पीटीआई से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसलिए जो आज़ाद उम्मीदवार होता है उसे मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिलती, इसलिए आपको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। तो पीटीआई के उम्मीदवारों से मखसूस नशिस्तों को लेकर और दूसरी जमातों में माली गनीमत की तरह तकसीम कर दिया गया। अब आप ये देखिए कि किस तरह से तकसीम किया गया है। नून लीग के पास केपी में जैसे 3 MNAs हैं, उसके बदले में उनको 5 रिजर्व सीट्स दे दी गई। जेयूआई के पास केपी में 2 MNAs हैं और इसके बदले में उनको 3 रिजर्व सीट्स दे दी गई हैं। पीपीपी के पास केपी में 1 MNA है और इसके बदले में इनको 2 रिजर्व सीट्स दे दी गई हैं। अब एमपीएस पर आ जाइए। 22 रुकनी टोटल अपोजिशन है केपी असेंबली में 145 के ऐवान की। इन 22 रुकनी अपोजिशन को 30 नशिस्तों का तोहफा मिल गया है, यानी पीपी के पास 4 एमपीएस हैं तो उन्हें इसके बदले में 5 सीटें मिल गई हैं।
नून लीग के पास 7 MPs हैं, तो उन्हें इसके बदले में 10 सीटें मिल गई हैं। इसी तरह JUI के पास भी 7 सीटें हैं और उन्हें भी 10 सीटें मिल गई हैं। अब आ जाते हैं कुछ आइनी पॉइंट्स की तरफ। मखसूस नशिस्तों की नजरसानी करने वाला बेंच जो मुकदमे की समाअत कर रहा है, इस बेंच में शामिल अक्सरियती जजेस वो हैं जिन्होंने इब्तदाई फैसला सुनाया ही नहीं था। ये रिव्यू पिटीशन जो होती है, इसमें जो दोबारा से नजरसानी पे जब आती है तो उसको वही जजेस सुनते हैं जो पहली बार ये फैसला सुनाते हैं, ताकि वो अपनी पिछली की गई गलतियों को देख सकें, पिछले किए गए फैसले को देख सकें कि इसमें हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो इसमें मोस्टली जजेस वो थे जिन्होंने इब्तदाई फैसला सुनाया ही नहीं था, आईनी और अदालती रवायात के मुताबिक नजरसानी की। दूसरी बात है कि जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहौर की बेंच से अलहदगी के बाद भी इस समाअत को फौरी तौर पर जारी रखा गया। तीसरा ये कि 6-7 का फैसला कैसे आ गया जब जस्टिस साहब अलहदा हो गए थे, और 13 रुकनी बेंच तो फिर ये ना रहा। अब ये कि जब हमें ऑर्डर शीट मिलेगी उस पर हम जस्टिस साहब के साइन देखेंगे तो हमें मामले का सही अंदाज़ा होगा कि उनके साइन इसमें हैं या नहीं है। दूसरा ये कि जो पिछला फैसला था वो 8 जजेस जो थे वो सीनियर जजेस थे, और ये जो 7 जजेस हैं ये जूनियर जजेस हैं। यानी जूनियर जजेस ने सीनियर जजेस के फैसले को तब्दील किया है, और इनमें से भी 6 जजेस वो हैं जिन्हें कोर्ट पैकिंग के जरिए लाया गया है।